सूरत हाल आपके सामने है। ना तो पाकिस्तान पैसा जनरेट कर पा रहा है अपनी एक्सपोर्ट्स के ज़रिए से, ना ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है। आप चूँकि बहरहाल गुज़श्ता हुकूमत में बहुत अहम तरीन ओहदों पर थे और बहुत अहम मीटिंग्स का जो भी मईशत से मुतल्लिक रही उसका आप हिस्सा रहे हैं। वजह क्या है इन 15 महीनों में ये हुकूमत ना यहाँ से पैसा जनरेट कर पा रही है, ना बाहर से पैसा लाने में कामयाब हो पाई है? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। ये जब आप बात करते हैं पिछली गवर्नमेंट या करंट गवर्नमेंट या पिछली बहुत सारी गवर्नमेंट्स, मसला पाकिस्तान का जो है ना, वो जो बॉटम लाइन इशू है, जो पेन पॉइंट है बिगेस्ट, वो ये है कि इस स्टेट ऑफ पाकिस्तान में कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई लॉन्ग टर्म प्लान एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर हर चीज एड हॉक बेसिस पे चलती है। सो हमारे जो पेन पॉइंट्स हैं उसमें द बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है कि देयर इज नो प्लान। वी आर वर्किंग विदाउट अ प्लान। ये 6 महीने में एक चीज पे काम करते हैं, फिर अगले 6 महीने एक चीज पे काम करते हैं। ये एक गवर्नमेंट के दौरान होता है, ना कि गवर्नमेंट तब्दील होने से। जब गवर्नमेंट तब्दील होती है वैसे भी प्लान चेंज हो जाते हैं। जो होती भी चीजें होती हैं वो रुक जाती हैं, और जो चीजें करने की होती हैं उसको आप कंटिन्यू नहीं करते। तो 4 रूट कॉजेज हैं मेरी जो लर्निंग्स हैं उसमें, और सबसे बड़ा जो रूट कॉज मेरी नजर में है वो इनकॉम्पिटेंस है, और इनकॉम्पिटेंस एट एवरी लेवल। हम्म। तो एक डिबेट चल पड़ी है पाकिस्तान में कि इनकॉम्पिटेंस इज द रीजन और करप्शन इज द रीजन। इन माय ओपिनियन करप्शन इज ओनली अ मंत्रा, इज ओनली अ प्रोपेगेंडा। देयर शुड बी नो टॉलरेंस ऑन करप्शन, बट करप्शन इज नॉट आवर इशू वेयर वी आर स्टैंडिंग। Where we are standing is because of incompetence at every level, highest level of incompetence. तो सही। दूसरा बड़ा इशू है वो पॉलिटिकल विल या इंडिविजुअल विल का है। हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं, बातें करती हैं, लेकिन फ्रेंकली अगेन वो विल नहीं होती जिधर उनको काम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, आप ओवर 1 ट्रिलियन रुपीज आया कर रहे हैं, 1.3 ट्रिलियन रुपीज आप पेंशन पे डाल रहे हैं, और बाकी जो आपका सेक्टर डेप्थ है, जो एनर्जी सेक्टर पे आप पैसे लगा रहे हैं, तो इन तमाम चीजों के लिए आपको एक विल की जरूरत है। आप जिस तरह से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो कितनी प्राइवेटाइजेशन हुई है। तो ये वो चीजें हैं जो डायरेक्ट आपके टैक्स पेयर्स अमाउंट से जाती हैं, और ये आपकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। तो पॉलिटिकल विल की कमी है। तीसरी चीज जो मैं देखता हूं वो लैक ऑफ कोलैबोरेशन है। हम्म। तो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो आइसोलेशन में काम करते हैं, हालांकि होना ये चाहिए कि कोलैबोरेशन में काम होना चाहिए। इस वक्त दुनिया में जो लोग भी सक्सेसफुल हैं, जो कंट्रीज सक्सेसफुल हैं, चाहे वो छोटी कंट्रीज हैं, मिड साइज कंट्रीज हैं, और उनकी इकोनॉमी एक राइट डायरेक्शन पे आनी शुरू हुई है, उनके इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो में इजाफा हुआ है एफडीआई की, वहां पर आपको एक चीज बड़ी कॉमन मिलेगी, और वो है कोलैबोरेशन अमंग्स ऑल द स्टेक होल्डर्स। हम्म। वो यहाँ पर जो मिनिस्टर आता है वो अपने आप को क्लेकुल समझता है, वो आपस में कोलैबोरेशन नहीं करते, ब्यूरोक्रेसी को एंगेज नहीं करते। जो सही। चौथी चीज इंपॉर्टेंट है, जो मेरी नजर में एक बहुत बड़ा रूट कॉज है, ये मेरी लर्निंग है, वो कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज जो मैंने पहले बात की, और साथ में कंटिन्यूशन ऑफ लीडरशिप। मतलब हम्म। फॉर एग्जाम्पल अभी हामिद याकूब शेख साहब को तब्दील किया गया दो वजीर हफ्ते तीन खजाना हफ्ते जी। पहले। तो he was the 8th or 9th फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस इन लास्ट 7-8 years। हम्म। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के 7-8 आपने चेयरमैन तब्दील किए पिछले 7-8 सालों में। आपने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो एफबीआर आपका है, जो टैक्स की कलेक्शन का सबसे बड़ा इदारा है, एक ही रेगुलेटर आपका है, उसके 7-8 चेयरमैन आपने तब्दील किए पिछले 7 सालों में। उसके बाद जो बात आती है वो ये है कि एफडीआई की बात तो बाद में है ना, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर आपका है, जिसमें मल्टीनेशनल्स भी हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भी है। एक तो ओआईसीसीआई का क्राउड है जिसमें 210 मल्टीनेशनल्स हैं। एक आपके बाकी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो ओआईसीसीआई के मेंबर्स नहीं बट फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, लार्ज साइज, मिड हम्म। साइज और स्मॉल इन्वेस्टर्स। फिर आपके लोकल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विस में हो। तो जो पाकिस्तान में इस वक्त एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उसके लिए कारोबार करना एक जिहाद हो चुका है। हम्म। तो ये जब तक आप अपना 80-90% फोकस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर की फैसिलिटेशन पे नहीं करेंगे, सही। उनको एक आप इनेबलिंग एनवायरनमेंट ही देंगे, जब उनको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो वहां से आपकी जिसको एफडीआई आनी शुरू ईज होगी। ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छे खासी रिफॉर्म्स भी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हर रोज एक नोटिस आया हुआ होता है, आपकी पॉलिसीज, टैक्स की आपकी पॉलिसीज चेंज होती हैं,
हाँ। तो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट लोकल बनाने की जरूरत है। असफर साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे मैंने बांग्लादेश की मिसाल दी इसलिए चूंकि वो हमारा ही हिस्सा था और 2 दहाइयों तक तकरीबन वो हमारा हिस्सा रहा। हमारे पड़ोस में भारत है, उसकी तरक्की बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पड़ोस में ईरान है, सैंक्शन ज़्यादा मुल्क है, उसकी तरक्की बताने की ज़रूरत नहीं है। सारा मिडल ईस्ट इवॉल्व कर चुका हुआ है। आज से 30 साल पहले सऊदी अरब, ओमान, यूएई ये कहाँ खड़े थे, आज कहाँ जा चुके हुए हैं। लेटिन अमेरिकन कंट्रीज उठा के देख लें, वो आज से 30 साल पहले कहाँ थे, आज कहाँ जा चुके हुए हैं। ये कौन है जो फिर सोचेगा इस मुल्क में कि हमारे ही कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में बाकी ममालिक कहाँ गए और हम क्यों वहां तक नहीं पहुंच सके। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, तो एफडीआई इस वजह से नहीं आती कि हम एज अ कंट्री, एज अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट कोई भी हो, मैंने कहा ना, मैं किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, हम इन्वेस्टर का और हम कंट्रीज का टाइम जाया करते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आप सऊदीया की एग्जाम्पल अगर लें, तो सऊदीया जो है इस वक्त वो पावर हाउस है, इन्वेस्टमेंट का हब बना हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा हब अगर आज कोई है हम्म। तो वो न्यू फेज ऑफ रियाद है। तो हम्म। वहां पर उन्होंने तय किया कि हम अब एक ऑयल कंट्री नहीं होंगे, हम पावर हाउस होंगे हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का। तो दुनिया की हर कंट्री आ रही है, दुनिया की हर कॉरपोरेशन आ रही है, वहां से वो इन्वेस्टमेंट जनरेट कर रही है, जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, कोलैबोरेशन हो रही हैं। छोटी छोटी कंट्रीज में वो कई कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जिनका पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, वो दुनिया का तीसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड है, वो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन में शेयर होल्डिंग दे रहा है। पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली अलमिया ये है कि हम 2-3 बिलियन डॉलर की भीख मांगते हैं कि हमें स्टेट बैंक में पैसे रख दो, इतने साल के लिए रख दो। मैं ये आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात बता रहा हूं क्योंकि मैंने हम्म। सऊदीया के मैटर को डील किया है, और वो 8 सेक्टर्स में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के, जिसमें वो पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी पार्टनर बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान में एक एग्रीकल्चर जोन बनाना चाहते हैं, और इस तरह से हम्म। बहुत सारे और सेक्टर्स हैं जिसमें अरामको की ऑयल रिफाइनरी की एक्सपेंशन है जो $12 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और फर्दर उसमें इन्वेस्टमेंट जनरेट होगी जब उसका पहला फेज कंप्लीट करेंगे। टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, माइनिंग में, वो हर जगह आपके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम्म। दुनिया जो है ना वो अब एक दोस्ती की बुनियाद पे नहीं चलती है, गिव एंड टेक की बुनियाद पे चलती है, जैसे कारोबार में गिव एंड टेक होता है। सही। तो आपको रेडी प्रोजेक्ट्स देने हैं, उनको फैसिलिटेशन देनी है, उनकी हैंड होल्डिंग करनी है। बट मसला ये है कि जब आप उनको रेडी प्रोजेक्ट्स नहीं देते, उनको आप एनवायरनमेंट नहीं देते, तो इन्वेस्टर जो है ना वो रुकता नहीं है। इन्वेस्टमेंट पानी की तरह होती है, वो आपके सामने से गुजरती है, जितनी आप ग्रैब कर सकते हैं ग्रैब करते हैं, वरना वो हम्म। निकल जाती है, वेट नहीं करती, इंतजार नहीं करती। तो हो क्या रहा है कि मेरी जैसे सऊदी लीडरशिप से मेरी बात हो रही थी 3-4 महीने पहले की बात है, एंड ही सेड के जो हमारे ये दो स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स हैं, ये अब फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंडिया और काजाकिस्तान जा रहे हैं, फर्दर अच्छा। इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ऑलरेडी किया हुआ था बट फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और ये हम्म। वो इन्वेस्टमेंट्स थी उन्होंने पाकिस्तान में करनी थी, बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से वो चीज वहां से डाइवर्ट हुई।